ताजमहल में अभी तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई हैं? साथ ही अगर आप दीमक के पास तेज म्यूजिक को प्ले करते हैं तो क्या होगा? साथ ही साथ दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मिड एयर में किसी भी प्लेन की छत ही उड़ जाए तो क्या हो सकता है? ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि जब भी किसी भी मैग्नेट को कॉपर की प्लेट के ऊपर गिराया जाता है तो वो मैग्नेट एकदम से ही कॉपर की प्लेट के ऊपर नहीं गिरती, बल्कि वो कुछ इस तरीके से कुछ माइक्रोसेकंड्स हवा में रुककर उसके बाद प्लेट्स के ऊपर गिरती है। लेकिन दोस्तों, बात अगर ग्रेविटी के लॉ की जाए तो वो लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी चीज को फ्रीली हवा में ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो वो कभी भी कुछ इस तरीके से हवा में रुक ही नहीं सकती। तो आखिर यहां पर ऐसा क्या हो रहा है? नहीं पता? तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए कुछ लाजवाब सीखने के लिए। असल में दोस्तों, कॉपर की एक यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके चलते हुए अगर कोई भी मैग्नेट उसके पास से गुजरती है या फिर उसके ऊपर कुछ इस तरीके से हिट करती है तो कॉपर प्लेट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस मैग्नेट की वजह से तेज स्पीड के साथ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देते हैं और उस रोटेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स को जनरेट करते हैं जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली दोस्तों, ये एक ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी कॉपर के पास मैग्नेट को आते ही उसको रिपेल करना शुरू कर देता है। अब क्योंकि ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में काफी ज्यादा वीक होता है तो उस कंडीशन में जैसे ही कोई भी मैग्नेट कॉपर की प्लेट के पास पहुंचती है तो ये उस मैग्नेट को कुछ माइक्रो सेकंड्स तक ही कुछ इस तरीके से रिपेल कर पाता है। और यही चीज आप एक पेंडुलम की फॉर्म में भी देख सकते हैं, जहां पर दोस्तों जैसे एक पेंडुलम को काफी तेज स्पीड के साथ कॉपर प्लेट की तरफ लाया जाता है तो वो प्लेट पर हिट करने से पहले ही कुछ इस तरीके से रुक जाता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी ट्रिक का यूज करते हुए हर साल रोड साइड म्यूजिशियंस हजारों लोगों को बेवकूफ भी बनाते हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि इतिहास में एक ऐसी साइकिल को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसको पैडलिंग करके नहीं बल्कि सिर्फ उछल उछल कर ही चलाया जाता था? नहीं समझे? तो चलिए आज मैं आपको साइकिल की एक बेहद ही रेयर वीडियो फुटेज भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो साइकिल दिख रही है उसको साल 1940 में नीदरलैंड्स में बनाकर तैयार किया गया था, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि इस साइकिल को चलाने के लिए राइडर को कुछ इस तरीके से इस साइकिल के ऊपर जंप करके इसको आगे बढ़ाना पड़ता था। ऐसा सिर्फ इसलिए होता था दोस्तों क्योंकि इसकी रियर साइड फ्रेम को टायर के ठीक बीचों बीच से कनेक्ट ना करते हुए उसको कुछ ऊपर की तरफ इस तरीके से जोड़ा जाता था, जिसके चलते हुए जब भी वो टायर घूमता था तो वो कुछ इस तरीके से बाउंस करता था। और जब इसी बाउंसिंग के अकॉर्डिंग राइडर भी जंप किया करता था तो साइकिल को एक मोमेंटम मिल जाया करता था और परिणाम स्वरूप वो साइकिल कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ने लगती थी। बट अनफॉर्चुनेटली आगे चलकर ये टेक्नोलॉजी फेल हो गई क्योंकि दोस्तों इस तरीके की साइकिल को चलाने में राइडर को काफी ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। तो ये साइकिल और ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 13। अगर हमारी चीज गुम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स हम हमारी फ्लैश लाइट को उठाते हैं और उसको जलाकर चीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी फिश भी मौजूद है जो इसी काम को बेहद ही नेचुरल वे में करती है? मिली है फ्लैश लाइट फिश से। असल में दोस्तों ये फिश दुनिया की कुछ चुनिंदा फिशेज में से भी एक ऐसी फिश है जो गहरे पानी में अंधेरे होने की सिचुएशन में अपनी नेचुरल फ्लैश लाइट को जलाकर अपने शिकार को ढूंढती है। लेकिन आखिर ये फिश ऐसा कैसे कर लेती है? असल में दोस्तों इस कारनामे के असली खिलाड़ी सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इस फिश की ठीक आंखों के नीचे मौजूद सबोक्यूलर बायोलुमिनिसेंट ऑर्गन पर पनपते हैं। अब दोस्तों अमेजिंग बात यह है कि जैसे ही इस फिश को अपनी उस नेचुरल फ्लैश लाइट को ऑन करना होता है तो ये अपनी उसी ऑर्गन को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से इस ऑर्गन पर मौजूद उन बैक्टीरियाज में हलचल होने लगती है और वो कुछ इस तरीके से ग्लो करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फ्लैश लाइट कुछ और नहीं बल्कि फिश और उस बैक्टीरियाज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन का नतीजा है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि 28 अप्रैल साल 1988 में एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 जैसे ही जमीन से 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंची, एयर प्रेशर ज्यादा बढ़ने की वजह से उस प्लेन की रूफ में एक क्रैक हो गया, जिसके चलते हुए प्लेन की छत मिड एयर में कुछ इस तरीके से अपने आप ही उड़ गई। और ये इतिहास की अभी तक की सबसे ज्यादा अजीबोगरीब घटनाओं में से भी एक घटना मानी जाती है, जहां पर मिड एयर किसी भी प्लेन की छत कुछ इस तरीके से उड़ गई थी। बट फॉर्चुनेटली पायलट की सूझबूझ और समझदारी के कारण इस प्लेन को सेफली लैंड करा दिया गया। तो ये तो बात हो गई इस घटना की, बट ऑनेस्टली जब तक फैक्ट में कोई भी रेयर वीडियो क्लिप नहीं होती है मेरा दिल नहीं मानता है। तो चलिए आज मैं आपको प्लेन के लैंड होने के बाद की एक बेहद ही रेयर और एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो उसी एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की है, जहां पर आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि लैंडिंग के बाद इस प्लेन में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स और प्लेन की बॉडी का क्या हाल था। एंड बिलीव मी, हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं कि उस समय इस प्लेन में ट्रेवल करने वाले पैसेंजर्स के साथ
क्या बीती होगी। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया कि अगर किसी भी दीमक के पास रॉक म्यूजिक प्ले हो रहा हो तो दीमक की वुड खाने की स्पीड ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। लेकिन आखिर रॉक म्यूजिक प्ले करने से ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से दीमक अपनी ईटिंग स्पीड को बढ़ा देती है? नहीं पता तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों, चाहे हम ह्यूमंस हो या फिर कोई भी इंसेक्ट, हम सभी के अंदर मौजूद ब्रेन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी उस बॉडी को जिंदा रखने की होती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसके लिए ह्यूमन ब्रेन या फिर किसी भी इंसेक्ट का ब्रेन किसी भी हद तक जा सकता है। और यही होता है दीमक और रॉक म्यूजिक के केस में। असल में दोस्तों, कोई भी दीमक बेहद ही आसानी से साउंड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज को पहचान सकती है। अब जैसे ही किसी भी दीमक के पास लाउड रॉक म्यूजिक को बजाया जाता है तो उस म्यूजिक से जनरेट हुई वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज जैसे ही दीमक के ब्रेन में एंटर करती हैं, वो दीमक के ब्रेन को एक तरीके से हाईजैक कर देती हैं। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में अब होता कुछ ऐसा है कि उन फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन की वजह से दीमक का ब्रेन अपने टेस्ट रिसेप्टर से अपना कंट्रोल खो देता है और उसको ऐसा लगने लगता है कि दीमक उस समय जो कुछ भी खा रही है वो काफी ज्यादा टेस्टी और हेल्दी है और यही चीज उसके सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए दीमक का ब्रेन तुरंत ही उसके माउथ को यह सिग्नल देता है कि वो अपने खाने की स्पीड को 2 से 3 गुना बढ़ा दे ताकि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा फूड को अपने अंदर स्टोर कर सके। तो आप ये कह सकते हैं कि दीमक और रॉक म्यूजिक का कनेक्शन अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड जरूर है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अजीबोगरीब स्पोर्ट्स तो दिखाई हैं और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा स्पोर्ट दिखाने वाला हूं जिसमें बॉल को गोल करने के लिए ना ही हाथों का यूज किया जाता है और ना ही पैरों का। असल में दोस्तों, इस गेम में यूज किया जाता है साइकिल के व्हील्स का। असल में दोस्तों, इस स्पोर्ट्स का नाम साइकिल बॉल है जिसको कि रेड बॉल के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों, इस स्पोर्ट को 1893 में जापान में इन्वेंट किया गया था एंड बेसिकली ये पूरा ही गेम फुटबॉल से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। लेकिन बस इस गेम में ट्विस्ट इतना सा है कि यहाँ पर आपको बॉल को हिट करने के लिए एक ब्रेक लेस साइकिल को यूज करते हुए उसके व्हील्स से बॉल को गोल करना होता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये स्पोर्ट लोगों के बीच इतना ज्यादा फेमस हुआ कि आज प्रेजेंट डेट में स्विट्जरलैंड में इस स्पोर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स भी किए जाते हैं। तो इस फैक्ट को देखने के बाद कौन कौन इस यूनिक गेम को अपने घर में ट्राई करना चाहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप सेंड की गई जहां पर जैसे ही इंसान अपने हाथ में मौजूद व्हाइट क्रिस्टल्स के ऊपर पानी को डालता है तो वो क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में अपने साइज को बढ़ाकर स्नो में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या वास्तव में ये बनने वाला मटेरियल स्नो है या फिर कुछ और? चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों, ये व्हाइट क्रिस्टल्स कुछ और नहीं बल्कि सोडियम पॉलीएक्रिलेट है। असल में दोस्तों, ये एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसकी बेहद ही यूनिक टेंडेंसी होती है जिसके चलते हुए जैसे ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ये उसे तुरंत ही एब्जॉर्ब करने लगता है। ना सिर्फ ये उसे एब्जॉर्ब करता है बल्कि उस मॉइस्चर की वजह से अपने साइज को अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 100 गुना ज्यादा तक बढ़ा भी देता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनकी इन्हीं वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी की वजह से इन तरीके के पॉलीमर्स का इस्तेमाल बेबी डायपर्स में भी किया जाता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आखिर इन तरीके के पॉलीमर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन इन तरीके के पॉलीमर्स का इस्तेमाल बहुत बड़े स्केल में बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज और इंडोर एडवेंचर पार्क्स में फेक स्नो जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी भी इंडोर पार्क में जाएं या फिर कोई भी ऐसी मूवी देखें जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आपको स्नो देखने को मिले तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्या वो स्नो रियल है या फिर इसी पॉलीमर के द्वारा बनाई गई फेक स्नो। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसी लिजर्ड भी मौजूद है जो अपने एनिमी से डरकर भागती नहीं है बल्कि उनको ही भगा देती है। यानी कि जो शिकार करने आता है वो खुद ही इस लिजर्ड से डरकर भाग जाता है। लेकिन आखिर ये लिजर्ड इस कारनामे को कैसे कर लेती है? असल में दोस्तों, इस लिजर्ड का नाम फ्रिल्ड नेक लिजर्ड है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जैसे इस लिजर्ड को किसी भी दूसरे एनिमल या फिर इंसेक्ट से कोई भी खतरा महसूस होता है तो ये खुद डर कर भागने की जगह अपने इन यूनिक से विंग्स को खोलकर खुद उस शिकारी के पीछे उसे डराकर भगाने लगती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसके यूनिक से विंग्स कुछ इस तरीके से डेवलप करते हैं कि जैसे ही अपने विंग्स को खोलकर कुछ इस तरीके से दौड़ती है तो ये विंग्स इससे टकराने वाली हवा को तुरंत ही ठंडा करना शुरू कर देते हैं जिसके चलते हुए दौड़ते वक्त भी कभी भी इस लिजर्ड का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये लिजर्ड किसी भी शिकारी को घंटों तक दौड़ा दौड़ा कर डरा सकती है। तो ये लिजर्ड और इसकी एक क्वालिटी अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि साल 2008 में फ्लोरिडा में 13 साल के एक लड़के को स्कूल से पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उसकी क्लास टीचर ने यह आरोप लगाया था कि वो लड़का क्लासरूम में बैठकर बार बार फार्ट कर रहा है।
असल में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोरिडा अपने फार्टिंग लॉ को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, जिसकी वजह से आप फ्लोरिडा के किसी भी पब्लिक प्लेस में शाम को 6 बजे के बाद फार्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल तक भी हो सकती है। और उसी की तर्ज पर ही जब इस लड़के ने क्लासरूम में काफी ज्यादा बार फार्ट किया तो इसकी टीचर ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए पुलिस को यह बताया कि क्योंकि ये लड़का क्लासरूम के माहौल को कुछ ज्यादा ही खराब कर रहा था तो इसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट इस लड़के को फ्लोरिडा के अंदर सिर्फ फार्ट करने की वजह से अरेस्ट भी किया गया। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर इंडिया के स्कूलों में ऐसा हो तो क्या होगा। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने अगर इंग्लिश में कुछ भी बोला जाए तो उसको बेहद ही आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड बात अगर इंग्लिश बोलने की जाए तो वो चाहकर भी कभी भी फ्लुएंट इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। लेकिन जब हमारा ब्रेन इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सकता है तो वो उसको बोल क्यों नहीं पाता? नहीं पता? तो चलिए आज मैं आपको आपके ब्रेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। असल में दोस्तों साल 2001 में यूएसए में की गई एक रिसर्च के अनुसार हम जब भी किसी भी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस कंडीशन में जितना रोल हमारे ब्रेन का होता है उतना ही रोल हमारी टंग यानी कि जीभ का भी होता है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके ब्रेन और आपकी टंग के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। तो दोस्तों इस कंडीशन में होता कुछ ऐसा है कि जब भी हमारे सामने खड़ा हुआ इंसान इंग्लिश में कुछ बोलना शुरू करता है तो वो चीज हमारा ब्रेन बेहद ही आसानी से कैप्चर कर लेता है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जैसे ही हमारा ब्रेन उस आंसर के सिग्नल्स को हमारे टंग तक भेजता है तो हमारी टंग उस सिग्नल्स के अकॉर्डिंग फास्ट वे में मूव नहीं कर पाती है। और इसके पीछे का मेन कारण डेली लाइफ में इंग्लिश कम बोलना होता है। फॉर एन एग्जांपल आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती है, लेकिन अगर मैं आपके सामने संस्कृत का कोई भी एक लंबा सेंटेंस रखता हूं तो आप उसको उतनी एक्यूरेसी और फास्ट वे में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपकी टंग संस्कृत के वर्ड्स को बोलने के लिए जो मूवमेंट चाहिए उसकी हैबिचुअल है ही नहीं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए बोला जाता है कि अगर आप किसी भी नए लैंग्वेज को सीखें तो सीखने के साथ साथ डेली लाइफ में उसके वर्ड्स को भी बोलें। सो आई होप जितने लोगों को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं आज उनको इसके पीछे की रियल साइंस भी पता चल गई होगी। फैक्ट नंबर 5। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी प्लांट पर ग्रो करती है और हम में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स को अपने घर या फिर गार्डन में लगाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी भी स्ट्रॉबेरी को इनिशियल स्टेज से अच्छी तरीके से पकने में 25 दिनों का समय लगता है। तो ये तो बात हो गई स्ट्रॉबेरी की राइपनिंग प्रोसेस की। अब बात करते हैं कि क्या आपने कभी किसी स्ट्रॉबेरी को एक साथ एक ही वीडियो क्लिप में 0 से 100% तक पकते हुए देखा है? नहीं तो समझ तो आप गए होंगे। चलिए देखते हैं उस बेहद ही अमेजिंग टाइम लैप्स को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक स्ट्रॉबेरी के पकने के प्रोसेस को एक साथ एक ही वीडियो क्लिप में दिखाने की कोशिश की गई है, जहां पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉबेरी कितने खूबसूरत और यूनिक वे में एक प्लांट पर ग्रो करती है। एंड आई थिंक हमने इस चीज को महसूस तो जरूर किया होता है, लेकिन हमें से कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज को इतने डिटेल्ड वे में देखा होता है। फैक्ट नंबर 4। आपने अक्सर मूवीज में ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा कि क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हकीकत में एक ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसके अंदर दिल है ही नहीं। मिली है क्रेग लेवाइस से, जो कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान है जो कि बिना हार्ट और पल्स के जी रहे हैं। असल में दोस्तों क्रेग साल 2011 से ही काफी सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे, जिसके चलते हुए साल 2015 में इनकी बॉडी से हार्ट को निकालकर एक मैन मेड पंप को इनकी बॉडी के अंदर इंस्टॉल किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये इस पंप की मदद से वो सभी काम बेहद ही आसानी से कर पाते हैं जो कि एक नेचुरल हार्ट की सिचुएशन में ये कर रहे थे। तो आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स का जो सिर्फ ख्वाब था असल में वो अब हकीकत बन चुका है। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हाइपेट्रिचोसिस नाम का एक बेहद ही रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें इंसान के शरीर के ऊपर कुछ ज्यादा ही बाल ग्रो करने लगते हैं। मतलब कि इस कंडीशन में पेशेंट के शरीर के ऊपर बालों का फर बन जाता है और हर जगह सिर्फ बाल ही बाल नजर आते हैं। और इस डिसऑर्डर का जीता जागता एग्जांपल है थाईलैंड की सुपात्रा सुसुफेन, जिनके पूरे ही शरीर के ऊपर इस डिसऑर्डर की वजह से कुछ इस तरीके के बेहद ही घने बाल ग्रो करते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सुपात्रा को साल 2010 में दुनिया का सबसे ज्यादा बाल वाला इंसान घोषित करते हुए इनके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा एडवांस मेडिकल साइंस होने के बावजूद भी हमारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता है कि आखिर ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आज तक भी मेडिकल साइंस पर इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में फिनलैंड के
हेलसिंकी एयरपोर्ट पर बहुत से ट्रेंड डॉग्स को विश्व भर में फैली हुई महामारी को डिटेक्ट करने के लिए तैनात किया गया है। असल में दोस्तों इन डॉग्स को कुछ इस तरीके से ट्रेनिंग दी गई है कि ये बेहद ही आसानी से किसी भी इंसान की स्वेट यानी कि पसीने की गंध को सूंघकर ये बता सकते हैं कि क्या वो इंसान स्वस्थ है या फिर वो उसी महामारी से जूझ रहा है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए फिनलैंड का ये एयरपोर्ट दुनिया का अभी तक का सबसे पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसमें महामारी को डिटेक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 1, ताजमहल में आज तक लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई? असल में दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको ऑलरेडी काफी ज्यादा वीडियोस देखने को मिलेंगी, लेकिन उन सभी वीडियोस में कोई भी लॉजिकल या फिर साइंटिफिक रीजन नहीं बताया गया है। तो चलिए आज मैं सबसे पहली बार आपको इसके पीछे का लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन बता ही देता हूं। तो बात अगर साइंटिफिक वे की जाए दोस्तों, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ताजमहल को व्हाइट मार्बल का यूज करते हुए बनाया गया है और व्हाइट कलर लाइट को सबसे बड़े अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो दोस्तों अगर रात में ताजमहल के ऊपर ब्राइट लाइट्स को डाला जाए तो फॉर श्योर ये खूबसूरत इमारत उस लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करेगी, जिसकी वजह से ताजमहल रात में काफी ज्यादा चमकेगा। एंड जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों अगर उस कंडीशन में ताजमहल इतने बड़े स्केल पर ग्लो करेगा तो ये बात तो पूरी तरीके से साफ है कि वो इंसेक्ट ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और अगर वो ताजमहल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो फॉर श्योर वो ताजमहल के ऊपर बैठकर उसके पत्थरों को भी डैमेज कर देंगे। और दोस्तों बात अगर डैमेज की जाए तो ताजमहल को उसके आसपास का पॉल्यूशन ही ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज कर रहा है। तो अगर इस कंडीशन में ताजमहल के ऊपर लाइट डाली जाएगी तो कहीं ना कहीं हम ताजमहल की डैमेज को और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो दोस्तों ये तो बात हो गई साइंटिफिक वे की। अब बात करते हैं देश के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट की। असल में दोस्तों भारत के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि क्योंकि ताजमहल को बनवाते समय इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया था कि ये इमारत रात में चांद की रोशनी में बेहद ही खूबसूरत वे में चमकनी चाहिए, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इस इमारत को इस तरीके से अलाइन भी किया गया है। अब अगर हम उस कंडीशन में ताजमहल को आर्टिफिशियल लाइट डालकर रात में रोशन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसकी नेचुरल ब्यूटी को कम कर देंगे। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ताजमहल की इसी नेचुरल ब्यूटी को देखने के लिए हर महीने 5 दिन टूरिस्ट ताजमहल को रात में भी विजिट करते हैं, जहां पर वो ताजमहल की इस नेचुरल ग्लो को निहारते भी हैं। अब दोस्तों अगर ताजमहल के ऊपर हर दिन आर्टिफिशियल लाइट डालकर उसको चमकाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये टूरिस्ट का वो अट्रैक्शन भी खो सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आज तक भी ताजमहल को रात में लाइट्स का यूज करते हुए कभी भी नहीं चमकाया जाता। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा।